हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो 8 चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। ठीक है, लास्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस किए थे 1857 की लड़ाई के बाद में। और उस टाइम में लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जितना भी जो भी पावर्स थी वो लेके किसके अंडर में चली गई, क्राउन रूल के अंडर में। अब डायरेक्ट ब्रिटेन की रानी जो थी, ठीक है, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, अब उसका पूरा कंट्रोल हो गया जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर, और जो भी पूरी गवर्नमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में जितनी भी काउंसिल एक्ट आई उनके बारे में हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्मी के अंदर क्या क्या चेंज किए गए थे 1857 की लड़ाई के बाद में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेंजेस इन आर्मी के अंदर जो बदलाव किए गए वो, द इंडियन आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 1858। बहुत ध्यान से इसको फिर से इसके अंदर काफ़ी बदलाव किए गए 1858 के बाद में। सबसे बड़ा बदलाव तो क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपियन फोर्सेस थी, जो अंग्रेज़ सैनिक थे, उनके अंदर उनको किन के साथ मिला दिया गया, जो क्राउन के ट्रूप्स थे। ठीक है, जो वहाँ के सैनिक थे जो ब्रिटेन से यहाँ पे आए थे, उनके साथ इनको मिला दिया गया। और जो उस टाइम पे जो प्रोपोर्शन था, मतलब कितने कितने पार्ट, मतलब कितने ज़्यादा यूरोपियन थे और कितने ज़्यादा इंडियंस थे, जो उनकी संख्या का रेशो था ना, उसको भी बदल दिया गया। अब यूरोपियंस की संख्या बढ़ा दी गई, अंग्रेज़ों की संख्या इंडियन आर्मी में बढ़ा दी गई। कैसे? 1/2 रेशो बंगाल आर्मी के अंदर और 1:5 रेशो मद्रास और बॉम्बे आर्मी के अंदर। ठीक है, द क्रूशियल ब्रांचेज ऑफ आर्मी लाइक आर्टरी, लेटर इन 20th century tanks, armored corps were exclusively put into the यूरोपियन हैंड्स। इसमें क्या कहा गया है ना, कि जितने भी गोला बारूद की जो ब्रांचेस थी, ठीक है, आर्मी की, और जो भी टैंक्स चलाते थे या फिर आर्मर्ड व्हीकल, ठीक है, जिन जो भी गाड़ियाँ वगैरह थी, तो वो किसके हाथ में दे दी गई, वो दे दी यूरोपियन सैनिकों के हाथ में, ताकि भाई अगर कल को फिर से अगर ये विद्रोह करने लगे इंडियन आर्मी के लोग, तो उनके हाथ में ज़्यादा कुछ गोला बारूद ना रहे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ पावर ना रहे। और जो पहले पॉलिसी थी कि इंडियंस को बड़ी पोस्ट पे ना बैठाना, ठीक है, वो अभी भी इन्होंने मेंटेन करी टिल 1914। 1914 तक कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं था जो सूबेदार के रैंक से ज़्यादा बड़ा हो इंडियन आर्मी के अंदर। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि अब जो इंडियन आर्मी के अंदर जो लोगों को, जो भारतीयों को शामिल किया जाता था ना, तो वो किस बेस पे किया जाता था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, फूट डालो और राज करो, ऐसी नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। इन्होंने सबसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया, जातिवाद को, धर्म को। ठीक है, और किस एरिया से इनको रिक्रूट किया गया, उन चीज़ों में काफ़ी भेदभाव किया। और इन्होंने इंडियन जो आर्मी के जो भारतीय लोग थे उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, मार्शियल और नॉन मार्शियल। मार्शियल वो कहे जाने लगे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है, 1857 के युद्ध और जो क्रांति हुई थी उसमें। और नॉन मार्शियल वो जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया था, इनके साथ दगाबाजी की थी या फिर इनको धोखा दिया था। और जो सोल्जर्स रहे थे अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, स्टार्टिंग में इन्होंने ही अंग्रेज़ों को जितवाया था ना पूरे इंडिया को। ठीक है, यहीं थे स्टार्टिंग में, और फिर बाद में ये पलटे थे, इन्होंने ही विद्रोह छेड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का युद्ध इन्होंने ही किया था, है ना। तो इसलिए अब इनको क्या घोषित कर दिया गया, नॉन मार्शियल। ठीक है, कि भाई अब इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इनकी संख्या कम कर दी गई, इनको ज़्यादा लार्ज स्केल पे भर्ती नहीं किया जाने लग गया। ठीक है, अब इनकी बजाय जो मार्शियल सोल्जर्स जिन्होंने इनका साथ दिया था हो गए सिख हो गए, ठीक है, पठान्स हो गए, जिन्होंने इनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था इस रिवोल्ट को दबाने में, और इनको क्या घोषित कर दिया गया, मार्शियल घोषित कर दिया। ठीक है, अब इनका ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गया। ठीक है, इनको ज़्यादा नंबर के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर लिया जाने लग गया।
और इनको भी कैसे लिया जाने लग गया कि हर एक जात से थोड़े थोड़े लोगों को उठाया जाता, उनके ग्रुप्स बनाए जाते, ठीक है, ताकि सबको बैलेंस करके रखा जाए कि भाई ऐसा ना हो एक ही जात के ज़्यादा हो जाए और वो फिर इकट्ठा होके इन्हीं पे वापस धावा बोल दे। तो वही बात कि भाई इन्होंने धर्म की राजनीति करी है ना, और जात पात, ठीक है, और भाई जो रीजनल जो कुछ जगह के जो लोग थे जो इनका ज़्यादा साथ देते थे, इन चीज़ों के अंदर इन्होंने काफ़ी भेदभाव किया, ठीक है। इससे क्या था ना कि ये सब एकजुट नहीं हो सकेंगे और इनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी। ये थी इनकी सोच अंग्रेज़ों की। इंडियन आर्मी बिकम वेरी कॉस्टली मिलिट्री मशीन, सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन आर्मी के अंदर लगाया जाने लग गया और ये काफ़ी कॉस्टली होती गई। 1904 के अंदर, ठीक है, भारत का 52% रेवेन्यू, 52% इंडियन रेवेन्यू का जो पैसा था वो किस में लग गया, इंडियन आर्मी के अंदर। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी थी वो केवल इंडिया के लिए ही काम नहीं करती थी, उसको विदेशों में भेजा जाता था रसिया से लड़ने के लिए, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इन सब से लड़ने के लिए इंडियन सोल्जर्स का यूज़ होता था वहाँ पे, ओके। और इस वजह से इंडियन आर्मी का साइज़ काफ़ी बड़ा था। और सेकेंडली इंडियन ट्रूप्स वर नॉट मेंटेन फॉर इंडियाज़ डिफेंस अलोंग, वही जो मैं अभी कह रहा था कि इंडिया के जो सैनिक थे केवल वो इंडिया के डिफेंस के लिए ही काम नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेज़ों की जहाँ जहाँ पे रूल करते थे जिन जिन देशों में, वहाँ पे भी इंडियन सैनिकों को भेजा जाने लगा। और लेकिन जो पूरा खर्चा रहता था ना इन सैनिकों का, वो खर्चा कहाँ से लगता था, वो भारत पे करता था। हमारा जो खुद का रेवेन्यू था ना, वो ये पैसे लगाते थे उस पर, ठीक है। तो मतलब पैसे हमारे लग रहे हैं और सुरक्षा इनके देशों की हो रही है, ऐसा सीन था। अब बात करते हैं पब्लिक सर्विसेज की। जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होगी, सिविल सर्विस वगैरह है ना, उसके अंदर इंडियंस का क्या रोल रहा है। वी हैव सीन अबोव दैट इंडियंस हैड लिटिल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी पोस्ट थी, जो भी कामकाज था, उसमें इंडियंस का कुछ ज़्यादा कंट्रोल था नहीं। दे वर नॉट परमिटेड टू प्ले एनी पार्ट इन मेकिंग लॉ एंड डिटरमाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। क्या कहा गया है कि भारतीयों को परमिशन नहीं थी, ठीक है, कोई भी लॉ बनाने की, और ना ही उनसे कोई पूछता था कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए क्या, है ना। किसी भी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता था और उनको ब्यूरोक्रेसी से बाहर रखा जाता था ये पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। ऑल पोजीशन एंड पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। जो भी ये पावर वगैरह, जो जितनी भी पावर थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की, ठीक है, कामकाज को चलाने की, और जितने भी रूल और लॉ वगैरह बनाने की, ये मोस्टली किन के हाथ में रहता था, जो मेंबर होते थे इंडियन सिविल सर्विस के, ठीक है, उनके हाथ में। और जो इंडियन सिविल सर्विस के लोगों को स्टार्टिंग में तो कैसे रिक्रूट करते थे कि भाई जो ब्रिटेन के अंदर जो कोर्ट ऑफ चैम्बर जो में जो लोग बैठते थे, ठीक है, और कंपनी के जो हायर जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, वो अपना खुद रिकमेंड करते थे कि भाई इसको लगाना है, इसको लगाना है, ठीक है। लेकिन बाद में जाके क्या था ना, इसको इंडियन सिविल सर्विस को एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट करने लग गए। तो इसके लिए हर साल एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था लंदन के अंदर, ठीक है, उसमें जो पास करता था तो वो सिविल सर्विसेज के अंदर आ जाता था। इंडियन आल्सो कुड सिट इन, स्टार्टिंग में तो इंडियंस को अलाउ नहीं था, लेकिन बाद में अलाउ कर दिया गया। और सबसे पहले जो इससे पास आउट हुए थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, किसके भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है। वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया था 1863 के अंदर। द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉज हेल्ड इन फॉर अवे लंदन, लंदन के अंदर होता था इतना दूर, और इसका जो मीडियम रहता था वो इंग्लिश रहता था, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। और मोस्टली जो ये एग्ज़ाम किसके बेस पे रहता था, वहाँ की जो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लर्निंग थी, ठीक है, पुरानी भाषाएं, और जो वहाँ की जो ग्रीक जो मतलब वहाँ की जो भाषाएं हैं, ठीक है, वहाँ का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री वगैरह, उनके ऊपर मोस्टली ये स्टडी रहता था, उसके ऊपर बेस रहता था। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता था आम आदमी के लिए जो इंडिया में रहते थे। और सबसे बड़ी बात, जो मैक्सिमम एज रहती थी इंडियन सिविल सर्विस के अंदर,
एंट्री करने के लिए वो भी घटा दी गई थी 23 साल से 1859 में, और 78 के अंदर उसको 19 साल कर दिया गया था। अब सोचो कि जो 23 साल का लड़का था उसके लिए ये एग्ज़ाम पास कर पाना नामुमकिन जैसा लगता था, तो 19 साल के इंडियन लड़के के लिए कितना ही पॉसिबल हो जाएगा, जिसके पास ना कोई मॉडर्न एजुकेशन थी, ना कोई रिसोर्सेज थे, और ना ही इतने कुछ पैसे थे कि भाई वो इतनी पढ़ाई के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर सके। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी आसान था, क्योंकि इंडिया के रेवेन्यू से तो वहाँ का सब कुछ चल रहा था, और वहाँ का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स था, मॉडर्न एजुकेशन थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो इजीली अपना पास कर जाते थे। ऊपर से ये एग्ज़ाम भी उन्हीं की लैंग्वेज में था, तो दैट्स वाई। अंडर इंडियन प्रेशर द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज was gradually Indianized after 1918, but the position of control and authority was still kept in British hand. धीरे धीरे करके जो इंडियंस लोग थे, जो एजुकेटेड थे, उनके प्रेशर में आके जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी ना अलग अलग डिपार्टमेंट में, धीरे धीरे करके वो भारतीय लोगों के लिए खोली जाने लग गई। लेकिन जो मेन कंट्रोल था ना अथॉरिटी पे, वो अभी भी अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में लेके रखा था। अब बात करते हैं रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी ना उनके साथ उनका कैसा रिलेशन रहा है, ठीक है, उसके साथ उनके बारे में बात करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू द ब्रिटिश टू रिवर्स देयर पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट्स। अब क्या था ना, 1857 के बाद का जो युद्ध हुआ था उसका मेनली कारण तो हमने पढ़े ही हैं पिछले चैप्टर में, और जो जितने भी सैनिकों के अलावा जो भी प्रिंसली स्टेट थी ना वो क्यों कूदी थी, क्योंकि उनकी ज़मीनें हथियाली थी। उनका जो एरिया जो था वो अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसियों के द्वारा हथिया लिया था, जिसमें मेन थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो कि किसने लागू करी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई अगर हम इन चीज़ों को लागू रखेंगे तो आगे फिर से लोग उठ खड़े होंगे, और इससे जो है इनका जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो जाएगा, इंडिया पे जो ये रूल करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आके इसी को बदला कि भाई अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ताकि जो जितने भी जो राजा हैं वो इनके लिए लॉयल रहें। और जिन्होंने इनका साथ दिया था उनको आते ही इन्होंने उनकी सारी ज़मीनें वगैरह वापस कर दी। और अब सबसे बड़ी बात क्या हुई ना कि अब इन लोगों को ये है ना, जो भी इनका अडोप्टेड बच्चे थे, ठीक है, जो भी अडोप्टेड बच्चे थे उनको भी ये अपने आगे मतलब राजगद्दी पे बिठा सकते हैं, नवाब बना सकते हैं, ऐसा इनको परमिशन मिल गया था। लेकिन 1868 में गवर्नमेंट ने क्या किया ना, रिकॉग्नाइज़ किया अडोप्टेड हेयर ऑफ ओल्ड रूलर, कोई पुराने राजा के जो बच्चे थे अडोप्टेड सन, उनको इन्होंने महाराजा बना दिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द रूलर ऑफ बड़ौदा मल्हार राव गायकवाड़ was accused in 1874 of misrule and trying to poison the British resident and was deposed after a brief trial। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या कहा गया है ना कि जो बड़ौदा के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा कि इस मालहर राव गायकवाड़ ने अंग्रेज़ों को जहर देने की कोशिश करी, जो वहाँ पे इनके यहाँ पे रहते थे, ठीक है, और इस वास्ते इनको ट्रायल्स के बाद में मार दिया गया। और जो उसके बाद में जो उनकी गद्दी पे किसको बैठाया गया, एक यंग आदमी को जो कि गायकवाड़ फैमिली से था, उनको फिर राजा बना दिया गया। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, ठीक है। द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन एंड कॉन्सिक्वेंटली द पॉलिसी इंडिया चेंज फॉर द वर्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद इनकी जो पॉलिसी रही है इंडिया के लिए वो तो और भी बिगड़ने लग गई। अब इन्होंने सोच लिया भाई अगर ये एक हो गए ना तो ये बर्बाद कर देंगे, हमको यहाँ भगा देंगे, रुकने नहीं देंगे। तो इसके वास्ते इन्होंने सोचा कि चलो इनके बीच में फूट डालते हैं, इनकी जो दोस्ती हुई है ना हिंदू मुस्लिम की, उसको तोड़ते हैं हम, ठीक है, उनको एक नहीं होने देंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए, ये लोगों को भड़काने लग गए। ऊपर से इन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर भी हिंदूज़ का प्रपोर्शन हिंदूज़ के लोगों को ज़्यादा रखने लगे और मुस्लिमों को घटाने लग गए, ठीक है। ये रहा, हिंदूज़ को अगेंस्ट कर दिया मुस्लिम्स के, ओके। और जितने भी मुस्लिम्स थे मोस्टली जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, उनकी ज़मीनें इन्होंने हड़प ली और उनको बेघर कर दिया और उनके ऊपर केस वेस डाल के उनको
अरेस्ट भी कर लिया। ऐसा ये काम करने लग गए थे और इसको काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे इन्होंने किया। देखो ये लिखा हुआ मुस्लिम इन कॉन्फिस्केटेड देयर लैंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल पे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को हथिया लिया और क्या डिक्लेयर कर दिया कि हमारे फेवरेट कौन है, हिंदूज़, ताकि हिंदुओं को ये होए कि भाई हाँ अंग्रेज़ हमको मानते हैं, हमारी बातें मानेंगे, ऐसा वैसा। ठीक है, जबकि ये पागल बना रहे थे सबको। आफ्टर 1870 1870 दिस पॉलिसी वॉज रिवर्स्ड एंड अटेम्प्ट वॉज मेड टू टर्न अपर क्लास एंड मिडिल क्लास मुस्लिम अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट। 1870 के बाद आते आते इन्होंने ये पॉलिसी भी चेंज कर दी। अब ये किसकी तरफ हो गए, जो अपर क्लास मुस्लिम थे ना, अब इन्होंने उनको अपना फेवरेट बना लिया। अब कहने लगे जो जो नीचे वाले जो लोअर क्लास मुस्लिम थे ना, उनको बोलने लग गए कि अब ये हमारे कोई फेवरेट नहीं है भाई, ये हमारे खिलाफ़ हैं, हम इनको पसंद नहीं करते। और जो अब ऊंची जात के मुस्लिम थे, जो पावरफुल थे, अब उनको इन्होंने अपना फेवरेट बना लिया कि हम इनके साथ में हैं। तो ऐसे करके हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में फूट डालना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं एजुकेशन की। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने 1833 के बाद में काफ़ी इनक्रेज किया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी खोली, कहाँ पे, कलकत्ता, बंगाल, मद्रास में 1857 के अंदर, और धीरे धीरे एजुकेशन को बढ़ावा देने लग गए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना कि 1857 के जो क्रांति थी उसके अंदर कुछ एजुकेटेड इंडियंस भी थे, और जिन्होंने जो ये पढ़ाई एजुकेशन के बाद वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी और मदद करेंगे, है ना, तो इसलिए ये उस चीज़ को बढ़ावा देने लग गए। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या देखा ना कि पढ़े लिखे जो ये लोग थे, जितने भी इंडियंस थे, हिंदू मुस्लिम जो भी थे, अब उनके अंदर क्या भावना आने लग गई। अब वो समझने लग गए कि हमारी पॉलिसी क्या है, जैसे डिवाइड एंड रूल वाली। अब लोग एकजुट होना स्टार्ट हो गए कि उनको पता लगने लग गया कि हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने क्या करा ना कि भाई अब हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि इंडियंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी स्टार्ट कर लिया 1885 के अंदर। अगर वो एजुकेटेड ना होते तो कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं होना था। ठीक है, तो अब इन्होंने अपने पैर खींचने लग गए वापस कि भाई अब हम एजुकेशन को इतना बढ़ावा देने वाले नहीं हैं। बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स ज़मींदार। 1857 के युद्ध के बाद में ज़मींदार के साथ में इनके कैसे संबंध बनाए इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया ना कि अगर ज़मींदार को अपना बना के रखना है, ठीक है, इनको खुश रखना है, तो सीधी सी बात है, जो भी इनकी लैंड वगैरह इन्होंने कब्जाई थी वो वापस दे दी जाए, और इन्होंने वैसा ही किया। अब बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। जितने भी सोशल इश्यूज़ थे उस टाइम के, सती प्रथा होगी, विडो रीमैरिज होगी, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना हो गया, है ना, इन सब के बारे में बात करते हैं। 1857 के युद्ध के बाद में इनको क्या लगा कि जो भी अपर क्लास थी, जो भी पंडित हो गए, मौलवी हो गए, वो उन्होंने भी बड़ा रोल निभाया है कि इस लड़ाई में लोगों का साथ देने में। तो वो क्यों नाराज़ थे इनसे, क्योंकि इन्होंने उनके धर्म में टांग अड़ाई। जो भी, जैसे कि कुछ हिंदूज़ थे जो पिछड़ी सोच के थे, जिनको लगता था कि यहाँ सती प्रथा होनी चाहिए, तो इन्होंने उनको ठेस पहुँचाई और वो इनके खिलाफ़ लड़ने लग गए। ठीक है, और इन्होंने, जैसे अंग्रेज़ों ने परमिशन दे दी थी, लॉ बना दिए थे विडो रीमैरिज के लिए और सती के लिए, तो अब अंग्रेज़ क्या करने लगे, अपने पैर पीछे खींचने लगे। अब वो इनके काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, ताकि फिर से ये कहीं बुरा ना मान जाए और हमारे साथ में लड़ाई ना करने लग जाए। और इसकी वजह से जो भी काफ़ी जो सोशल सर्विसेज थी, जो सोशल इश्यूज़ थे, वो काफ़ी बैकवर्ड चले गए। ठीक है, और 19वीं सदी के अंदर यूरोप तो आगे बढ़ ही रहा था, और इंडियन आर्मी गवर्नमेंट, इंडियन लोग भी चाहते थे कि भाई उनके यहाँ भी सब सुख सुविधाएं हों। ठीक है, 1886 के अंदर अंग्रेज़ों ने क्या करा था ना कि भाई 47 करोड़ का रिवेन्यू में से गवर्नमेंट ने 19 करोड़, तो 19 करोड़ 41 लाख आर्मी पे खर्च कर दिए, और 17 करोड़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर लिए। ठीक है, और इन्होंने बिल्कुल 2 करोड़ से भी कम पैसा लगाया एजुकेशन, मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में, क्योंकि इनको पता था अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, ज़्यादा हेल्दी हो गए, है ना, सुख सुविधाएं मिल गई,
तो फिर इंडियंस इनके खिलाफ़ खड़े हो जाएंगे। और केवल 65 लाख रुपए इन्होंने किस में लगाए, इरिगेशन पर्पस में। अब बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन। जो कामगार लोग थे, मजदूर लोग थे, उनके लिए क्या कानून बनाए गए। अब 19 सेंचुरी के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा था, ठीक है। तो फैक्ट्रियों का भी गठन काफ़ी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज बन रही थी और लोग उनमें भर भर के काम करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि उनके काम करने के घंटों का कोई समय नहीं था कि भाई कितने टाइम काम करना है, कितना नहीं। दे हैड टू वर्क बिटवीन 12 to 16 आवर्स ए डे। 12 से 16 घंटे लोग काम करते थे। ऊपर से वीकली उनका कोई भी दिन कोई छुट्टी नहीं होती थी, जैसे आज संडे की होती ना, उस टाइम पे कुछ नहीं होती थी। बच्चे हों या आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सबके लिए काम सेम रहता था भाई, सेम घंटे उनको काम करना पड़ता था। और उनकी सैलरी क्या होती थी मंथली, 4 रुपये से 20 रुपये। देख रहे हो, आज के दिन 20 रुपये कोई सोचता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो उनके पूरे महीने की कमाई होती थी और इतना गंदे तरीके से उनसे काम कराते थे, शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए सोच समझ के अपना पैसा खर्च किया करो। द फैक्ट्रीज वर ओवर क्राउडेड, काफ़ी ओवर क्राउडेड रहती थी, उनमें अच्छे से लाइट वगैरह भी नहीं होती थी, एयर सर्कुलेशन भी बहुत ख़राब होता था, मतलब बहुत बुरे हालात थे, ठीक है। कोई साफ़ सफाई नहीं होती थी, ऊपर से जो जितनी मशीन होती थी वो बहुत ख़तरनाक थी। वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता था, लोग मरते रहते थे, उसमें कोई किसी की सुनवाई नहीं थी। तो इसी के लिए लोगों के प्रेशर में आके पहली इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास हुई, कब, 1881 के अंदर। अब इसका क्या काम था ना, इसने जो चाइल्ड लेबर थी, जो बच्चों से काम कराया जाता था, उसको थोड़ा सा ठीक किया। और कितना ठीक किया कि भाई अब 7 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वो फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे। पहले लोग धक्के से ले आते थे ना, और या फिर फैक्ट्रियों में जो काम करवाते थे वो लोग धक्के से बच्चों को भी उठा लाते थे, काम करवाओ इनसे, धक्के से काम करवाते थे इनसे। तो अब वैसा नहीं होगा। और जो 7 से 12 साल के बच्चे हैं वो आप काम करवा सकते हो उनसे, बट उनका काम के घंटे क्या होंगे, 16 नहीं, केवल 9 घंटे एक दिन में आप काम उनसे करवा सकते हो। और चिल्ड्रंस को, बच्चों को 4 दिन की अब छुट्टी भी मिलने लगी महीने के अंदर, ठीक है। मतलब 4 वीक आते ना महीने में, तो उनको उनमें से 4 दिन की छुट्टी मिलने लगी। द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द प्रॉपर फेंसिंग ऑफ द डेंजरस मशीन। जो भी मशीनों के बाहर ऐसे फेंसिंग नहीं होती थी ना, मतलब कि चारों तरफ सेफ्टी के लिए वो बना देते हैं ना आप बाड़े जैसा, कि भाई इसके अंदर नहीं घुसना है, एक बाउंड्री बना देते। तो अब वो होने लगी थी ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए, अभी लोगों की जान ना जाए ऐसे। अब जो सेकंड फिर बात करते सेकंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट की, जो कब पास करी गई थी, 1891 में, ठीक है, 10 साल के बाद में। अब इसके अंदर क्या नया प्रावधान आया कि अब जो भी जितने भी वर्कर्स हैं सबके लिए वीक में एक छुट्टी रहेगी, ठीक है। अब औरतों का भी टाइम फिक्स कर दिया कि अब ये 11 घंटे काम करेंगी पर डे। और बच्चों के जो घंटे जो थे ना, 7 से 12 साल के बच्चे जो 9 घंटे काम करते थे, अब वो कितने करेंगे, 7 घंटे। Hours for men were still left unregulated. Neither of the two act applied to the British owned tea and coffee plantation. जो भी काम होते थे ना, ये दोनों जो भी एक्ट आई थी, फैक्ट्री एक्ट 1881 और 1891 की, इनके अंदर किसी भी जो आदमी होते थे उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। वो पहले भी 16-17 घंटे काम करते थे उन्हीं कंडीशन में, वो आज भी 16 से 17 घंटे ही काम कर रहे थे। और जो भी ये एक्ट थी ना, फैक्ट्री एक्ट, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी टी प्लांट थे, चाय बागान या कॉफ़ी बागान, तो उन पे ये लागू नहीं होती थी। ऊपर से उनको तो अलग से इन्होंने लॉ बना के दे रखे थे 1863, 65, 70, 73, 82, ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास इतनी पावर थी, अगर कोई भी मज़दूर अगर एक बार इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा तो फिर उसको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। और अगर वो मना करेगा या फिर तोड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके खिलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और प्लांटर को इतना हक भी है कि वो उसको अरेस्ट करके रख सकता है,
समझ सकते हो कितना गलत होता था उस टाइम पे। और फिर करते हैं बात रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस। प्रेस के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन थे। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे कि भाई ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो जाए, मॉडर्न प्रेस का डेवलपमेंट हो, ठीक है। लेकिन इनको क्या पता था इन्हीं के खिलाफ खड्डे खुद जाएंगे उससे, और वो तो वही बहुत गहरे खुदे हैं। तो चलो पढ़ते हैं अभी। द एजुकेटेड इंडियन हैव इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रेस कुड play a great role in educating public opinion and in influencing government policy through the criticism and the censor. सही है। क्या था ना कि हाँ, क्या कह रहे थे हम, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, पढ़े लिखे भारतीय थे, उनको पता लग गया था कि भाई प्रेस हमारे लिए क्या काम कर सकती है ना, कितना बड़ा रोल क्रिएट कर सकती है लोगों को ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। गवर्नमेंट की अगर कोई बुरी पॉलिसी है तो वो उसका धड़ल्ले से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, भाई गवर्नमेंट ने ये गलत काम कर रही है, आप खड़े हो और लड़ना स्टार्ट करो। और जिसके अंदर शामिल कौन थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नारोजी, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी, सुब्रमण्यम अय्यर, सीके अरहनकारा मेनन, सीके मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल and other Indian leaders played an important part in starting newspaper and making them a powerful political force, ठीक है। तो ये सब मिलके इन्होंने अपने अपने पेपर स्टार्ट किए, किसी ने पत्रिका स्टार्ट करी, किसी ने न्यूज़पेपर, किसी ने बंगाली में तो किसी ने हिंदी और इंग्लिश में, ताकि भाई जो भी इनकी रीजनल लैंग्वेज थी ना, मोस्टली इन्होंने उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उसको इजीली समझ और पढ़ सकते थे। और धीरे धीरे करके जो प्रेस है ना, ये सबसे बड़ा हथियार बन गया नेशनलिस्ट मूवमेंट का, लोगों को इकट्ठा करने का, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगाने का। द इंडियन प्रेस वर फ्रीड ऑफ मतलब इनके ऊपर बाद में काफ़ी क्या कर दिए थे, चार्जेस भी लगा दिए थे, इनको रोक भी दिया था, इन पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए थे, जिनको बाद में किसने हटाया, चार्ल्स मेटकाल्फ ने 1835 में। और इस स्टेप को काफ़ी जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको अच्छा माना कि हाँ भाई ठीक है, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए। एंड नाउ दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द रॉन्ग पॉलिसी। वही गलत पॉलिसी के बारे में फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो यही काम होता है ना प्रेस का, ना कि आज की तरह पता नहीं क्या क्या कुछ भी लिखते रहते हैं। दिस वॉज अटेम्प्टेड बाई पासिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब फिर से गवर्नमेंट डरने लगी और उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया 1878 में कि भाई इनको फिर से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और उसके बाद से लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और फिर से कोई एक एक्ट इन्होंने दोबारा से लागू करी और फिर से उसको हटाया, और फिर से एक एक्ट आई जिसने फिर से फ्रीडम ऑफ प्रेस को अलाउ कर दिया 1882 के अंदर। तो ये था हमारा पार्ट 2 का दी एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 जो कि फाइनल पार्ट होगा 8th चैप्टर का। ओके, अगर किसी ने रिवीजन वगैरह नहीं की है, पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ जाके पढ़ो, ज़रूर देखो उनको भी, ताकि आप चीज़ों को ऐसे कोरिलेट कर सको, है ना। सब चीज़ें एक आपस में जुड़ी हुई हैं। और ऊपर से ये मेरा नया चैनल है, नया क्या पहला चैनल है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। कोई कमी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।